हे गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, हॉरर मूवीज में से कॉन्जरिंग फ्रैंचाइज बहुत ही फेमस फ्रैंचाइज है जिसमें 2013 से कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी है। इस फ्रैंचाइज की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये मूवीज ट्रू इवेंट्स पर बनाई जाती है, जो कि कई सारे लोगों को डराने के लिए काफी है। इस सीरीज की एक लेटेस्ट मूवी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट इसी साल रिलीज होने वाली है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो में हम इसी मूवी की रियल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, कॉन्जरिंग मूवीज बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और डीमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन के रियल लाइफ केसेस पर बेस्ड है, और ये कॉन्जरिंग 3 मूवी भी इनके ही एक केस पर बनाई गई है। इस केस की स्टोरी ऐसी है कि जुलाई 1980 की शुरुआत में 11 वर्षीय डेविड गैजल अपनी बड़ी बहन डेबी गैजल और उसके बॉयफ्रेंड एन शैन जॉनसन के साथ एक कैनेडिकेट की प्रॉपर्टी को साफ कर रहे थे, जहां पर वो बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने वाले थे। साफ सफाई करते वक्त डेविड ने दावा किया कि एक जला हुआ और काला दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उसे इस घर में दिखा था, और उस बूढ़े आदमी ने डेविड को वाटर बेड पर धक्का देकर ये कहा कि अगर वे इस घर में रहने चले आए तो वो उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साफ सफाई कर अपने माता पिता के घर लौटने के बाद डेविड का दावा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखता रहा और उससे बात करता रहा। डेविड का कहना था कि उस आदमी की त्वचा का रंग काला था, जैसे कि वो आग में जल गया हो। इस इंसिडेंट के बाद डेविड को कई सारे नाइटमेयर्स भी आने लगे, और सोकर उठने के बाद उसके बॉडी पर कई सारे घाव और स्क्रैचेस भी दिखने लगे। इन सारी चीजों के कारण डेविड की फैमिली ने कैथोलिक प्रीस्ट को अपने घर में बुलाया ताकि वो उनके घर को ब्लेस कर सके, और उन्होंने इस प्रीस्ट के साथ साथ फेमस डीमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन को मदद के लिए भी कांटेक्ट किया। डेविड के घर पहुंचकर और डेविड से बात करते समय लॉरेन ने कहा कि जब उनके पति डेविड गैजल से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक काली धुंध या मिस्ट नजर आया, जो कि लॉरेन के अनुसार एक डिमोनिक पोजीशन का साइन था। और उन्होंने ये भी देखा कि एक इनविजिबल हाथ डेविड के गले को दबा रहा था, और जिसके बाद डेविड के गले पर एक लाल घाव नजर आया। धीरे धीरे डेविड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, और डेविड कई बार ग्रॉल और हिस करने के साथ साथ धीमी आवाज में बाइबल के वर्सेस और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बोलने लगा। और डेविड की बहन के अनुसार वो वॉयलेंट होकर कई बार काटने, थूकने और अपने परिवार वालों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग भी करने लग गया था। वॉरेंस के अनुसार वो डेविड की 3 एक्सोर्सिज्म के वक्त मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि डेविड एक्सोर्सिज्म के वक्त सांस लेना बंद कर चुका था और हवा में उड़ने लग गया था, और उसने भविष्य में होने वाली हत्या के बारे में भी पूर्वाभास कर लिया था। एक ऐसे एक्सोर्सिज्म के समय पर डेविड की बहन के फियांसे एन जॉनसन ने डीमन से डेविड की बॉडी को छोड़कर उसे पोजेस करने को कहा, और कुछ दिन बाद डेविड की कंडीशन इंप्रूव होने लगी, पर एन का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा, जैसे वो अब डीमन के कंट्रोल में हो। धीरे धीरे वो डीमन एन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा। एन एक बार अपने किराए के घर के पास एक पुराने कुएं को देख रहा था, तब उसने इस डीमन को अपनी आंखों से देखा, और उसके अनुसार उस दिन वो डीमन के पूरे कंट्रोल में आ गया था। और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और ब्रुकफिल कैनेडिकेट में शिफ्ट हो गए, जहां पर वो दोनों काम करते थे। एन की होने वाली पत्नी डेबी वहां पर उस घर के मालिक के लिए एक डॉग ग्रूमर का काम करती थी, और उनके मकान मालिक का नाम था एलन बोनो। फरवरी 18, 1981 को एन और डेबी अपने इसी लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ लंच पर जाते हैं, और इस समय तक एन एकदम ही डेविड की तरह बर्ताव करने लग गया था और हमेशा ही चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता था। एलन उन्हें एक बार में लेके गया जहां पर वो बहुत ही ज्यादा पीकर अपना होश खो बैठा था, और बहुत ही ज्यादा पीकर एलन ने डेबी की 9 साल की कजिन मैरी को पकड़ लिया था। और ये देखकर एन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और एलन को उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहा। बच्ची को छोड़ देने के बाद भी एरन और एलन बहस करते रहे, और तब कहा जाता है कि एरन बहुत ही अजीब आवाज निकालने लगा और ग्रॉल करने के साथ साथ एक पॉकेट नाइफ निकालकर एलन बोनो को स्टैब करने लगा। इस इंसिडेंट के बाद तुरंत ही बोनो को हॉस्पिटल में लेके जाया गया, पर उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। इस मर्डर के वजह से एन पर कोर्ट की कार्रवाई होने लगी, और इस केस में एन के लॉयर मार्टिन मनीला ने कोर्ट के सामने एक सफाई पेश की, जिसमें इस मर्डर का जिम्मेदार एक डिमोनिक पोजीशन को बताया गया। एन के लॉयर ने कोर्ट के समक्ष ये कहा कि एन ने ये मर्डर डीमन के वश में आके किया है। ये केस यूएसए का फर्स्ट केस है जिसमें डिमोनिक पोजीशन को एक क्राइम का रीजन बताया गया है। ये केस के डिटेल्स मीडिया तक पहुंचने पर उन्होंने इस केस को डेविल मेड मी डू इट बोलकर पब्लिश किया, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है।
पर इस केस को हैंडल करने वाले जज ने इस दलील को एकदम से ही खारिज कर दिया और कहा कि इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, और उन्होंने इस एविडेंस को अनसाइंटिफिक मानकर रिजेक्ट कर दिया। और 24 नवंबर 1981 को एन शैन जॉनसन को इस मर्डर का आरोपी बताया गया और उसे 10 से 20 साल के लिए जेल हुई, पर उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 5 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। इस केस के कई सारे क्रिटिक्स भी हैं जो इस डीमन की थ्योरी को एकदम ही झूठ और बनावटी मानते हैं, और इस केस के वजह से एड और लॉरेन वॉरेन पर भी कई सारे सवाल उठते रहे कि वे पैसों के चक्कर में इस डीमन की थ्योरी को बना रहे थे। पर कई लोग इस केस को सच भी मानते हैं और इस केस पर कई सारी किताबें भी लिखी गई है। सो गाइस, ये था कॉन्जरिंग 3 या कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट की सच्ची कहानी। आपको ये डिमोनिक पोजीशन का केस सच लगता है झूठ, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और अगर आप हमारे चैनल को और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डोनेट कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।